हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिनके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अभ्यास प्रश्नावली 1.1, 1.2 और विविध तथा स्वमूल्यांकन परीक्षण के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से सवालों को हल कर पाओगे। अगर आप एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि संख्या 5.2333 फिर डैश डैश है, इसका मतलब भी आगे 33 है, एक कैसी संख्या है यह हमें बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ फैक्ट जानेंगे कि परिमेय संख्या जैसे ऑप्शन में दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है, पूर्णांक दिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से यह संख्या कैसी संख्या है। तो हम सभी संख्याओं के बारे में पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/3, 4/6, 5/3 कुछ भी हो सकता है, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट होती है तो वह भी परिमेय संख्या होगी। जैसे 4.54, फिर 54 आ रहा है या फिर 54 आ रहा है, यह संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे दूसरा 2.3222, ये भी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरा है, अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है तो वह भी परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं √16 लिखा हुआ है, तो 16 किसका होता है, 4 का। अगर हम ऐसे ही √4 लिखें तो यह किसका होता है, 2 का। अगर पूर्ण वर्गमूल है तो वह भी जो है परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी हम ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम ना लिख सकें, उसे जो है हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट ना हो। जैसे 2.345631 ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जो रिपीट ना हो, उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तीसरा है, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो। जैसे √7, इसका कोई जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ऐसे ही 8 √, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा हम कह सकते हैं √π को भी जो है हम क्या लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि √π कैसी संख्या, तो यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। जैसे पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 आगे जितनी भी संख्याएं हैं, जितने तक की भी, वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब हमने तीनों संख्याओं के बारे में जान लिया। तो अब आपको यहाँ पर जो है विकल्प ऑप्शन में कौन सा सही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 5.233 यानी कि 2 के बाद 333 ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ये दिया हुआ है, तो यह जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अंडर वाली संख्याएं जो होती हैं, अगर वर्गमूल होगा पूर्ण रूप से तो वह परिमेय संख्या, और नहीं होगा तो वह कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और दशमलव के बाद अगर रिपीट होती तो वह परिमेय संख्या, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती तो वह अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक 4 के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा, यह जो है बताना है।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, जो 4 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, ये क्यों लिखा है। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए एक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो हम उसके लिए लिख लेते हैं। जैसे क्यों है, क्यों ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती, 0, 1, 2, 3, 4, आगे डेड डेड डेस, यानी 5, 6, 7, 8, 9 जितने तक संख्याएं होती वो सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर दिया है कि धन और कैसी संख्या, सम पूर्णांक। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे सम संख्याएं जो होती हैं वो हम कह सकते हैं कि 2q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, क्यों के लिए लिखे, तो क्यों के लिए लिखेंगे तो यही मान आएंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखोगे तो 1 और 3 कैसी संख्याएं आ रही हैं, ये कैसी संख्याएं, ये विषम संख्याएं हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर जो क्यू का मान, जैसे क्यू यहाँ पर लिखा था, क्यू का मान यही तो होगा। अब अगर हम 2q वाले में रखें तो क्यू का मान, जैसे पहले मान लेते हैं 2 गुणे क्यू का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 हो गया। इसके बाद 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 का जगह पर, यानी क्यू की जगह पर कितना 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ पर देखोगे हर पूर्णांक पर सम संख्याएं आ रही हैं, यानी अगर हम 2q की जगह पर q का मान अगर रखेंगे 2q में तो हमारी सभी संख्याएं जो हैं वह कैसी आएंगी, सम पूर्णांक आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2q जो है यह धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। अगर हम 2q प्लस 1 में अभी वैल्यू रखते हैं, 2q प्लस 1 में, तो यहाँ पर देखोगे 2 गुणे, पहले 0 रखते हैं q का मान, तो 0 प्लस 1, 2 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ऐसे ही अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा। ऐसे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि ये सब कैसी संख्याएं प्राप्त हो रही, विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अगर 2q प्लस 1 में कोई भी मान रखा जाएगा, यानी कि पूर्णांक संख्या का मान, तो वह कैसा प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगी संख्या। और अगर हम 2q में रखेंगे तो वह संख्या सम प्राप्त होगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा, 2q होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यह हमें जो है बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं जो है किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF जो, यानी HCF का मतलब मासा जो है 1 हो, वह संख्याएं जो है कैसी कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा 1 होगा, वह संख्या जो है HCF कहलाती है। तो यहाँ पर हम जो है अब चेक करते हैं ऑप्शन में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है। जैसे 14 और 35 दिया है, तो हम यहाँ पर अगर 14 के गुणनखंड करेंगे 14 और 35 के, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 सती 14 हो जाता है और यहाँ 5 सती 35 होता है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो है 1 तो सबके साथ होता है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 एकम 7 आ रहा है, यानी इसका HCF जो है 7 आ रहा है। इसका मतलब यह ऑप्शन जो है गलत है। अगला है 18 और 25 दिया हुआ है। अगर हम 18 और 25 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 25। यहाँ पर आप देखोगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है हम 1 लिख सकते हैं दोनों के साथ में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए यह संख्या जो है कैसी होगी, यह संख्या जो है सह अभाज्य संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें जिसमें दिया हुआ है
31 और 43 जो दिया हुआ है, यानी 31 और 43 इसमें जो है इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 31 और 93 दिया हुआ है, 43 की जगह पर आपको 9 लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है बुक में भी। तो यहाँ पर आप 93 करोगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा 31 आएगा, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत होगा। 32 और 62 का तो 2 वैसे ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पर 18 और 25 जो है ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा, यह आपको जो है बताना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली विधि हम गुणनखंड विधि के द्वारा जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, और दूसरी विधि हमारी है कि इन तीनों संख्याएं यानी जो भी एलसीएम की संख्याएं दी हैं उनसे हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे। अगर वह संख्या भाग हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह उस संख्या की एलसीएम होगी। जैसे हम 15 से भाग करें, अगर एक सबसे पहले 15 से अगर हम भाग करें 90 को तो 15 से 90 कट जाता है। 18 से भाग करेंगे तो तब भी 90 कट जाता, लेकिन 24 से भाग करते हैं तो 90 नहीं करता है, यानी भाग नहीं होता है। इसका मतलब यह संख्या नहीं है। अब हम 15 से भाग करेंगे 120 को तो 15 8 120 कट जाता है। 18 पंचे 90, 18 छिंगा 108, 18 सती 126 होता है, यानी 18 से नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन संख्या बी जो है यह भी गलत है। तीसरा, फिर से हम तीसरी वाली संख्या को 15 से भाग करेंगे तो यहाँ 15 एकम 15 हो जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 24 से 15 घटाएंगे 9 बचेगा, 90, 15 छक्का 90 कट जाता है, यानी यह सही है। अब हम 18 से काटेंगे 240 को तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा और 6 बचा 60 हो जाएगा। तो 60 18 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये भी गलत है। अब हम 15 से 360 को काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चक्कू 60, यानी 15 से ये कट जाता है। 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, यानी ये भी कट जाता है 18 से। 24 से काटेंगे तो 24 एकम 24 हो जाएगा, और फिर हमारा बचेगा कितना, यहाँ पर 12 बच जाएगा। 0 उतारेंगे 120 हो जाएगा, और 24 पंचे 120 होता है, यानी कि इसे कट जाता है। तो यह संख्या जो है कैसी संख्या हो जाएगी, 360 जो होगी इसका एलसीएम होगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तीनों का। जैसे 360 को हम सबसे पहले जो है भाग करेंगे तीनों संख्याओं से, 15, फिर जो है 18 और दूसरा जो है 24, इन सभी संख्याओं से भाग करके देखते हैं, और दूसरा भी मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे इसको। 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 6, 60, 15 चक्कू 60, यानी ये संख्याएं कट रही, इसका मतलब 15 से डिवाइड। 18 दूनी 36, यहाँ पर कितना बच गया 0, तो यहाँ पर जब हमने भाग किया तो कितना आ गया 0 बच गया, यानी 0 यहाँ पर लिखना है, यानी ये भी संख्या जो है क्या है, भाज्य है। 24 से काटेंगे तो 24 एकम 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 12, 1 0, 24 पंचे 120 होता है, यानी यह भी संख्या कट गई। इसका मतलब है कि इन तीनों संख्याओं से 360 कट रही, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यह एक विधि थी। दूसरी विधि के द्वारा जैसे मान लो हम इनके चाहो तो अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते, और चाहो तो एक साथ गुणनखंड करके भी किया जा सकता। जैसे 15 के अगर हम गुणनखंड करें, फिर जो है 18 के करें, और फिर जो है 24 के गुणनखंड करें। जैसे 15 का 3 पचे 15, ये अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, ये भी जो है अभाज्य गुणनखंड है इसका। 2 से 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमको करना क्या है, तीनों गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ होता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। जैसे एलसीएम बराबर, अब क्या लिखेंगे, 3 है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 एक बार लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब कोई संख्या कॉमन नहीं तो हम डायरेक्टली सबको लिख लेंगे। 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे। इसमें 3 नहीं एक बार मिला है तो 3 लिखेंगे। इसमें 2 बार नहीं मिले तो 2 बार 2 लिखेंगे। अब इनकी गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360 होता है, यानी हमारा एलसीएम जो होगा 360 आ जाएगा। अगर आप अभाज्य गुणनखंड नहीं करना
जानते हो तो आपको सार ट्रिक के माध्यम से हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैथ ट्रिक्स में, जहां से आप देखकर बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो भी कैसी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या और उसका वर्ग होना चाहिए। तो 3 से बड़ी जैसे अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। अब हम 5 का कर देते हैं वर्ग और फिर उसको 6 से विभाजित करेंगे। 5 का क्या कर दिए, वर्ग, और इसको 6 से भाग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और अब इसे हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, यानी यहाँ पर भाग कर लेते हैं, 6 का पहाड़ा लगाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा, यानी एक रिमाइंडर हो गया। तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा, 1, यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है सही है। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम गुणनखंड 2 हों। जैसे 2, पहली संख्या 2 है जिसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 1 और 2 है। ऐसे 3 है जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 और 3 है। ऐसे 5 है जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 और 5 है। 7 है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 7 है। ऐसे 11 है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और 11 है। तो आप देखोगे ये संख्याएं हैं जिनके उभयनिष्ठ यानी कि जिनके गुणनखंड केवल 2 ही है, कम से कम कितने गुणनखंड, 2, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर कहा था 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 5, 7, 11। हम इनमें से कोई भी संख्या लेकर उसका वर्ग करके 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। तो हम ऐसे जो है संख्याओं को हल करते हैं। अगर आपसे पूछे भाज्य संख्या क्या होती, जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो या फिर 3 से अधिक हो सकते हैं। जैसे पहली जो अभाज्य यानी भाज्य संख्या है वह कौन सी है, 4 है। जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4, 3 हो गए। ऐसे ही 6 है, 1, 2, 3, 6, 4 है गुणनखंड। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड अथवा 3 से ज्यादा भी गुणनखंड होंगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। तो यहाँ पर बताना है n² - 1 जो है 8 से विभाजित है, तो n एक कैसी संख्या है, यानी कि 8 से कट जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं n² - 1 और बटे में कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर n का मान देखेंगे, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 0 यानी ऊपर 0 आ जाएगा, तो हम ये नहीं रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, नहीं रखेंगे। 5 अगर जैसे मान लो हम ले लेते हैं, 4 लेंगे तो 4 चौको 16, ये तो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या कहा है, कैसी संख्या ले जो विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 लिया, 1 लिख कर देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1/8 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0/8। 8 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कट सकता है, तो 1 भी मान सकते हैं। दूसरा हम n = 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर -1/8, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, और नीचे 8 यानी कितना बच जाएगा, 3/8। इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी n = 2 जो दिया हुआ है ये वैल्यू नहीं होगी। अगला हम n = 3 रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे -1 और बटे में 8, तो देखो 3 का स्क्वायर 3 × 9 से 1 घटाएंगे 8, 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8 यानी कट जाता है। तो यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है 8/8, 8 × 8 यानी ये संख्या कट रही है, इसका मतलब 3 संख्या भी होगी। तो यहाँ पर देखा 1 आई, फिर 3 आया, अब 5 लिखेंगे तो 5 भी आएगा, n का मान 5 वाला भी कट जाएगा।
अगर हम n का मान 4 रखेंगे तो 4 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 छक्कू 16 माइनस 1 करेंगे 15 होता है। 8 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो इसका मतलब वह जो है संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 रखे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे नहीं होगा, यानी ये जो सम संख्याएं हो रही ये नहीं होंगी। इसका मतलब कौन सी संख्याएं होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्याएं होंगी, यानी विषम संख्याएं होंगी। इसका ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है, यानी विषम संख्या हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि -1 लिखा हुआ है, -1 की पावर ये जो दिया है n है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर जो है 4n दिया हुआ है, यानी ये 4n इस प्रकार लिखा हुआ ये नहीं है। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर 0 है, तब है तो n क्या होगी? तब n है 1, n क्या है? यानी n का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर वैल्यू कैसे दी है? -1 की पावर n प्लस -1 की पावर कितना दिया हुआ है? 4n लिखा हुआ है, बराबर 0 दिया है, तो n का मान कितना होगा? यानी हमको सिद्ध करना है n का मान कितना रखें जो 0 आ जाए बराबर में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से, सभी संख्याओं के जो है मान रख लेते हैं और फिर हमको जो है पता चलेगा कि n जो है कैसी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो रखेंगे तो सम संख्याएं रखना है सबसे पहले। तो सम कितना होता है? 2, 4, 6, 8 ये रखते हैं सबसे पहले। तो सम संख्या रखेंगे तो -1 इसकी पावर 2 रखेंगे, प्लस फिर ब्रैकेट में -1 और ऊपर 4 दिया तो 4 और n है, n का मतलब गुणे में 2। तो यहाँ कितना हो जाए? -1 की पावर 2 का मतलब होता है 1, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे। देखो -1 की पावर 2 का मतलब 1 गुणे 1 माइनस का लिखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 4 दूनी 8 है, यानी कि ये भी जो है प्लस का 1 आएगा। तो 1 कितना हो जाएगा? 2, लेकिन हमको लाना कितना था? 0, यानी ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती? 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं हैं, तो इनको रखेंगे। पहला 1 है तो 1 रखेंगे, यानी -1 की पावर 1 प्लस -1 इसकी पावर हम 4 मल्टीप्लाई n का मतलब 1 रखेंगे। यहाँ पर -1 की पावर 1 का मतलब होता है कि 1 होता है, वो भी काहे का? माइनस का होता है, प्लस -1 की पावर 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? 1 की पावर 4 का मतलब ये प्लस का 1 आएगा, तो -1 और फिर ये कितना आएगा? प्लस का 1, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा 0 आ रहा है। कौन सी संख्या रखने पर? विषम प्राकृत संख्याएं रखने पर। इसका मतलब ऑप्शन संख्या बी जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन संख्या बी विषम प्राकृत संख्या हमारा आंसर होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो वह संख्या कैसी होगी यह हमें जो है बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले दोनों संख्याओं से जितना शेषफल दिया होगा उसको हमें घटाना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ संख्याएं घटा लेते हैं। 245 माइनस 5 करेंगे तो 240 बच जाएगा। फिर हम 1037 लिखेंगे, 1037 माइनस 5 करेंगे तो 1032 आ जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है? HCF निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 240 कामा 1032। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल देंगे और हमारा आंसर जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर जो दो संख्याएं ये हमें प्राप्त हुई हैं, इनको हम किसी भी संख्या से अगर भाग करें जो ऑप्शन में दी हैं, अगर पूर्ण रूप से भाग हो जाती हैं तो वही आंसर सही होगा। अगर हमें भाग विधि से मासा निकालना आता है तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 240 को भाग करेंगे 240 से 1032 को, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे
3 बार लगाएंगे तो 24 तियाँ 72, 24 चक्कू 96, यानी 4 बार चला जाएगा। तो 24 चक्कू 96 का मतलब 960 होता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। 13 से 6 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी 9 से 9 तो कुछ नहीं। यहाँ 72, और अब हम भाग करेंगे 240 को, तो यहाँ पर 72 तियाँ कितना होता है, 7 त्रुक 21 होता है। 3 बार लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 सती 21 हो जाएगा 216। 10 से 6 घटाएंगे 4 बच जाएगा। 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा 24। 24 से हम भाग करेंगे 72 को तो कितना आ जाएगा, 24 तियाँ 72 होता है, यानी 3 बार हो गया। तो घटाएंगे तो 0 0 बच जाएगा, यानी ये जो 24 है ये हमारा SCF हो जाएगा। तो SCF बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 24। यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी जो है हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपको जो है समपूर्णांक दिया था, समपूर्णांक निकालना था। यहाँ पर समपूर्णांक दिया हुआ है और धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो समपूर्णांक का मतलब क्या है। समपूर्णांक जो होता है वो है 2p के रूप का होता है। किस रूप का होता है, 2p के रूप का होता है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए तो विषम पूर्णांक का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं होंगी। वह कैसी संख्याएं होंगी, विषम पूर्णांक होंगी। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो 2p में रखेंगे, यानी जो भी ऐड करेंगे, जैसे अभी 2p में हम 1, 3, 5, 7 कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखो 2p क्या है, समपूर्णांक। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो यह जो है विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे दिया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, तो अब पूर्णांक संख्याएं रखेंगे। यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं p बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं रखेंगे, और इनका मान अगर विषम आ रहा तो इसका मतलब यह ऑप्शन सही है। जैसे 2 गुणे p का मान 1 रख लेते हैं, +1 रख लेते हैं, तो 2 × 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर 2 रखेंगे, p की जगह 2 दूनी 4, 1 5 आ रहा, यानी ये भी विषम संख्याएं प्राप्त हो। तो हम कुछ भी रखेंगे इस फार्मूले में तो वो सारी कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी, विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर समपूर्णांक जो दिया था वह कैसा होता है, 2p के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप चाहिए, तो इसका मतलब है 1 हमको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो डी दिया हुआ है, जहाँ पर 2p + 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अब आप अगर यहाँ पर किसी में मान रखोगे, जैसे p में अगर जो हम मान रखें तो 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो है विषम नहीं प्राप्त होगा क्योंकि सम विषम कंबाइंड आएगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर सारी संख्याएं सम आएंगी, विषम नहीं आएंगी। p + 1 अगर रखेंगे तो यहाँ सम विषम फिर से प्राप्त होगा, और यहाँ पर रखेंगे तो केवल ही हमें विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो ऑप्शन में वैल्यू रखकर और लास्ट में जो स्टेटमेंट कहेगा वो संख्या प्राप्त होगी, जिससे वही हमारा आंसर होगा। यानी 2p + 1 में जो भी मान रखेंगे वो कैसे आने चाहिए, विषम पूर्णांक आने चाहिए। तो यही आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 716 को से विभाजित करने पर, यहाँ पर कह रहा है से विभाजित करने पर भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, यह जो है हमें बताना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है कितनी है, 716 को। अब हमको यहाँ पर कोई संख्या को किस संख्या से, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो हम यक्ष मान लेते हैं किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 और जो शेषफल है 23 प्राप्त हो जाए, यह हमें जो है सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हम जो है लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर चेक करते हैं, लिखा है 716 को किस संख्या से भाग दिया जाए। तो हम जैसे 716 ये दिया हुआ, किस संख्या से भाग दें, यक्ष से भाग दें, तो कितना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है भागफल 21 प्राप्त हो जाए और शेषफल 23। तो यहाँ पर भाज्य और भाजक कौन सा है, ये हमको सबसे पहले पता करना है।
तो जिससे जो है देखो जिसको भाग किया जाता है, जैसे यक्स से हम भाग कर रहे हैं 716 को, तो ये जो 716 दिया हुआ है ये हमारा भाज्य है, और जिससे भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है। जो जितनी बार पहाड़ा लगाते हैं वो भागफल होता है, और जो नीचे शेष आता है रिमाइंडर वही शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाज्य जो दिया है कितना है, 716 दिया हुआ है। फिर भाजक कितना है, यानी नीचे वाली संख्या तो हमने यक्स माना है तो यक्स लिख लेंगे। भागफल कितना है, 21 है, और शेषफल कितना है, 23 है, तो हम 23 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 23 इस तरह भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 716 माइनस 23 बराबर यक्स गुणे 21 हो जाएगा। 716 से 23 घटाएंगे, यानी 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 11 से 2 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक हासिल देंगे तो 6 बच जाएगा, यानी 693 बच गया। अब x गुणे 21 हो जाएगा, 21 से इसको भाग करेंगे तो x बराबर 693 बटे 21 हो जाएगा। 21 से भाग करेंगे तो 21 तियाँ कितना होता है, 63 होता है, और कितना बच गया, 69 से 63 घटाएंगे 6, फिर 63 हो गया, 21 तियाँ कितना होता है, 63। यानी x की वैल्यू जो आ रही है 33 आ रही। इसका मतलब है कि हम किस संख्या से भाग करें, 33 से अगर भाग करें तो यहाँ पर जो है भागफल 21 और शेषफल जो है हमारा 23 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शेषफल कितने प्राप्त होंगे, 5 और 8। इससे पहले का सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम था, जिसमें कह रहा था कि शेषफल 5 प्राप्त होगा, तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर शेषफल 2 दिए हुए हैं और लगातार संख्याएं हैं, तो इसका मतलब पहले वाली संख्या से पहला शेषफल घटाएंगे और दूसरी संख्या से दूसरा शेषफल घटाएंगे। यानी 70 से हम 5 घटाएंगे और 125 से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो 70 से 5 घटाएंगे 65 बच जाएगा, 125 से 8 घटाएंगे तो कितना, 117 बच जाएगा। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, देखो HCF किस में निकाला जाता है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हम जो है क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अधिकतम कह रहा है तब भी हम जो है क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक कह रहा तब भी हम SCF निकालेंगे, और मासा कह रहा तब भी SCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो हम इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। यानी 65 से भाग करेंगे 117 को, 65 दूना 130 होता है, तो हम यहाँ पर एक बार पहाड़ा लगाएंगे, 65 ही कम 65 घटाएंगे, 7 से 5 गया 2, 11 से 6 तो 5 हो जाएगा, 52 से भाग करेंगे 65 को, 52 इक्कम कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3, और 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी 13 हो जाएगा। अब हम 13 से भाग करेंगे 52 को तो कितना हो जाएगा, 13 चक्कू 52 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 52 जो है पूरा कट जाएगा। यानी HCF जो है कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो होगा कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। यही ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पर सी है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही है, 13 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वह 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 फिर दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है, फिर 2 गुणे 11 दिया हुआ है, एक भाज्य संख्या है, यह जो है बताना है। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो 3 गुणनखंड अगर आ रहे हैं तो यह कथन सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ संख्याएं देखते हैं उसमें कॉमन क्या है। जैसे 2 इधर भी है प्लस के, 2 इधर भी है, 11 इधर है और 11 इधर है, यानी 2 और 11 हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 गुणे 11 कॉमन ले लेते हैं और बचेगा क्या, 17, 5 और 8, 17 गुणे 5 गुणे 8 प्लस इधर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बचा हुआ, 1 लिख लेते हैं। 2 गुणे 11
ब्रैकेट में 17 पचे 85 लिख लेंगे और 85 की 8 से गुणा करवा कर 1 जोड़ देंगे तो 8 पंचे 40, 8 टाइम 64 और 4 68 हो जाएगा, 680 आ गया और 1 जोड़ेंगे 681 हो जाएगा। 681 गुणे ये 11 और ये वाला गुणे 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब यह संख्या जो है भाज्य होगी। यह कथन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके कम से कम गुणनखंड 2 हों वह संख्या अभाज्य होती है। तो 2 गुणनखंड जिसके होंगे वह संख्या कैसी होगी, अभाज्य। देखो 0 संख्याएं जो है ना अभाज्य है और ना भाज्य है, इसलिए हम 0 को काट देते हैं। एक संख्या एक का एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। 2 संख्या जो होती है उसके 1 और 2 गुणनखंड है, यानी ये संख्या सही हो सकती है। यहाँ 8 जो दिया है 8 के 3 गुणनखंड है, 1 2 4 8, 4 गुणनखंड हैं किसके, 8 के, यानी ये संख्या भाज्य है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत हैं, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ये इसके गुणनखंड कितने हैं, केवल 2, इसलिए यह संख्या जो है कैसी है, अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13 दिया हुआ है, ये तीनों अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर इसके गुणनखंड होंगे तो सही होगा, अन्यथा गलत। जैसे 2 3 6, 6 की गुणा 13 से करवाएंगे तो 156 नहीं होगा, क्योंकि 13 6 78 होता है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ये दिया हुआ है 22 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 दिया है। यहाँ पर ये 2 नहीं है नीचे, ये 2 की पावर 2 है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 की 11 से गुणा कराएंगे तो 12 गुणे, देखो 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 की गुणा अगर 11 से करवाएंगे तो यहाँ पर 11, 12 एकम 12, 12 एक 13 हो जाएगा, 132 आएगा, यानी ये भी गलत है। फिर यहाँ 2 की पावर 2 दिया हुआ है, ये जो 22 लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 की 13 से अगर गुणा कराएं 12 गुणे 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, 13 एकम 13 और 13 2 15, 156 आ रहा है। यानी ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जो है सही है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं कितने आ रहे हैं, 156 आ रहे हैं गुणा करने पर। तो और यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में ये 3 की पावर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर हम गुणा कराएं 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18 और 13 की गुणा कराएंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा, यह हमें जो है बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में एलसीएम या फिर लासा कह सकते हैं, वो बराबर किसके होता है, एचसीएफ के, यानी मासा के बराबर होता है। पहली संख्या कौन सी है, 26 है और दूसरी संख्या 156 दिया हुआ है। यहाँ पर यह पहली संख्या और यह दूसरी संख्या है, इसका गुणा कितना हो गया, तो हमने लिख लिया 26 गुणे 156 और एलसीएम कितना दिया है, 156 है। अगर हम इससे काटेंगे 156 एकम 156 तो कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 26। यानी ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना होगा 144 का।
तो सबसे पहले 144 लिखेंगे और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 सती 14, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 छाक 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9 और फिर हम 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में देखोगे तो 2 2 2 कितनी बार है? 4 बार। तो हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। फिर गुणा लगाएंगे। 3 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पर कहा अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। घात कितना है? 4 और 2 है, तो हम 4 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। यानी यहाँ पर 6 हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। तो अभाज्य गुणनखंड के घात हम कुछ इस प्रकार से इन सवालों में ज्ञात करेंगे। संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 जो है प्राप्त हो जाए? तो इसके लिए हमें फिर से जो है फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये हमको जो है फार्मूला लगाना है। तो भाज्य कितना दिया है? यानी 1365 है। इसी को भाग करना है किससे? हम यक्ष से मान लेते हैं, भाग करते हैं। तो भाज्य कितना है? 1365, क्योंकि जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो हम यक्ष से भाग कर रहे हैं तो यक्ष को भाजक लिखेंगे। भागफल कितना है? 31 है और शेषफल कितना है? 32 है, तो हम 32 लिख लेंगे। अब 32 इधर भेजेंगे तो घट जाएगा। 1365 माइनस 32 बराबर x गुणे 31 हो जाएगा। घटाएंगे, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और ये 13 लिख लेंगे। ये जो 31 है गुणे में, ये इसके जो है बटे में आएगा, यानी 31 इसके बटे में भेजेंगे और ये x बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर घटाएंगे तो 1333 बच गया और इसको 1333 को 31 से भाग करते हैं तो 31 से भाग करेंगे। 31 चक्कू कितना होता है? 31 से हम भाग करेंगे तो यहाँ 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 124 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 124 हो गया और बस शेषफल कितना बच जाएगा, यानी यहाँ पर हम भाग लिख लेते हैं पहले, फिर करके देख लेते हैं कितना आएगा। 31 चक्कू कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 124, 6 और 3 कितना? 9 हो जाएगा, ये 3 लिख लेंगे। 31 तियाँ कितना होता है? 93 होता है, तो यहाँ 93 हो गया। घटाएंगे तो 0, यानी भाग करने पर 43 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है? 43 आ रहा है, जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और यहाँ पर पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सही कथन है? तो ए और बी के लिए क्या कथन सही हो सकता? धनात्मक पूर्णांक दो दिए गए हैं, ए बी जैसे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? जैसे दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो ए गुणे बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये जो है फार्मूला होता है, लेकिन HCF किसका होता है? ए और बी का होता है, और LCM किसका होता है? ए और बी का ही तो होता है। यानी यहाँ पर देखें तो HCF यानी ए बराबर मासा दिया हुआ है और गुणे बी दिया है, लासा नहीं दिया हुआ, इसलिए यह कथन पहला गलत है, क्योंकि लासा लिखा जाना चाहिए। दूसरे में लिखा हुआ है ए गुणे बी, लेकिन लासा दिया है, मासा नहीं दिया है, इसलिए यह गलत है। अगला दिया है बी बराबर मासा गुणे लासा दिया है, लेकिन ए इसके बटे में होना चाहिए, ए नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर ए गुणे बी दिया है, मासा गुणे लासा दिया हुआ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा दिया हुआ, यानी ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर जो है सही है, क्योंकि यह सही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है HCF 65, 117 जो दिया हुआ है, वह जो है HCF कितना है? 13 है।
65 और 117 का SCF 13 दिया हुआ है। LCM हमको जो है 45 गुणे A दिया है, तो A का मान क्या होगा यह बताना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF होता है। LCM गुणे क्या होता है SCF। पहली संख्या कितनी है 65 है और दूसरी संख्या 117 है, तो हम ये लिख लेते हैं। LCM कितना है 45 गुणे A है, तो 45 गुणे A लिख लेते हैं। SCF कितना दिया हुआ है 13 दिया है, तो हम गुणे में 13 लिख लेंगे। ये 65 गुणे 117, यहाँ पर आप देखोगे ये जो इधर A दिया हुआ है इसके गुणे में जो भी संख्याएं दी वो बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएंगी, यानी 45 गुणे 13 ये जो है नीचे बटे में जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 9 45 होता है। 9 से 117 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 2 बच गया 27, 9 तुक 27, यानी A बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी A का मान कितना हो गया 13। यही हमारा क्वेश्चन संख्या 19 का C ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है यहाँ पर हमारा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल जो है क्या होगा। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है P बटे Q। ये परिमेय संख्या है। अब इसका भागफल कह रहा है, भाग किससे करेंगे अपरिमेय संख्या से। तो अपरिमेय संख्या हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ऊपर लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे पाई मान लेते हैं। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे देखो P बटे Q, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो गुणे पाई ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे P होगा। P से P कट जाएगा, यानी पाई बटे कितना बच जाएगा Q बच जाएगा। इसका मतलब है यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो यह संख्या कैसी है अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या जो है प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का B अपरिमेय संख्या जो है सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 1 2 3 या अपरिभाषित। तो जैसे हम एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं 1 बटे 2 है, यह कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर परिमेय संख्या है, तो बराबर वाली हम 2 से गुणा करवाएंगे ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3 से गुणा कराएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 से गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 5 से तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 6 से तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ऐसे हम गुणा करवाते रहेंगे और हमें बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, यानी अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी। कितनी अनंत, यानी ये काहे का सिंबल है इनफाइनाइट का। इसको हम क्या कहते हैं अपरिभाषित या फिर अनंत कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा परिमेय संख्या के समतुल्य संख्याएं जो है बहुत सारी प्राप्त हो सकती हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या बताई थी, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, या पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। कैसा हो पूर्ण वर्गमूल, या दशमलव के बाद संख्याएं जो है रिपीट होनी चाहिए। वह संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन संख्या ए दिया हुआ है √9। √9 का 3 होता है, यानी ये सही है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है √9 का कितना होता है 3 होता है। यहाँ √3 जो दिया है यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 1.732 होता है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह गलत है ऑप्शन। 0.1 दिया है, इसके बाद भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह भी गलत है। अब देखो एक पॉइंट के बाद क्या आया 0, फिर 1 1 आया, फिर 0, फिर 1 1 आ रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा संख्याएं आ रही बार बार। जैसे पहले 1 बार 1 था, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, हर बार रिपीट नहीं हो रहा, हर बार संख्याएं बढ़ रही, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग है। 9 √9 का कितना होता है 3 होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 23 दिया हुआ है
जिसमें लिखा है लासा दिया हुआ है 3168, तो मासा ज्ञात करना है। और दो संख्याएं 132 और 288 दी हुई हैं, तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें जो है मासा चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से लिखेंगे फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। ये हम जो है लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288 है, और LCM कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3168 है, 3168 लिख लेंगे। और गुणे SCF कितना दिया है, SCF हमको ज्ञात करना है। ये जो 3168 है इसके बटे में आ जाएगा, यानी HCF बराबर 132 गुणे 288 लिखेंगे और बटे में 3168 लिखेंगे। अब ये जो गुणे में दिया था 3168, ये बराबर के दूसरी तरफ बटे में पहुंच गया, और जिसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम भाग करेंगे, 4 से देखेंगे काट कर क्या कटेगी यह संख्या, तो 4 सती 28, 4 नौया 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, 4 सती 28, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 सती 28, 3 बच गया, 36 हो गया, 4 नौया 36, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 4 से काटेंगे, अगर जो हम 72 से काटें डायरेक्टली, तो 72 एकम 72, 72 से कट जाएगा, 72 एकम 72 हो जाएगा, 7 बचा, फिर 72, 72 एकम 72 हो गया। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी HCF बराबर कितना आ रहा है हमारा, SCF बराबर 12 आ रहा है, जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी जो है सही है।